हेलो एवरीवन। सो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ लेक्चर 2 काइनेमेटिक्स का। लास्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के डेफिनेशन तक पहुंच गए थे और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अभी हम उसी के साथ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे कि हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इसमें x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t हमें दिया हुआ है, या हम ले लेते हैं टी क्यूब माइनस 2t दिया हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं पहले निकालने की कोशिश करूंगा कि भाई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वी एवरेज फ्रॉम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। पहले ये निकाल के बताओ। उसके बाद हमें सेकेंड क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में आपको v निकालनी है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, और हम लोग लास्ट में निकालेंगे एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। इस तरह से हमें ये वाला करना है। तो इसमें हमें वही बोला है कि भाई इस तरह से इनको निकालना है। तो हमने लास्ट में जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज निकालना सीखा था। तो इसमें जैसे मैं उसी के कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हमें क्या निकालना होता है, देखो हमें डेफिनेशन के हिसाब से जाना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जिस ड्यूरेशन में हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी है उस ड्यूरेशन का चेंज इन पोजीशन निकालना, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा और टाइम टेकन से हम डिवाइड कर देंगे। तो भाई हमारे पास क्या है कि 5 से 10 का पूछा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है 10 माइनस 5 ये करेंगे और हमें पोजीशंस चाहिए x कहाँ पर, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे और माइनस x एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे। इस तरह से हमें चाहिए। तो आप क्या करिए 10 पे निकाल लो। 10 हमारे पास कितना है, 10 क्यूब, ठीक है, माइनस 2 इंटू 10, तो ये हमें मिल गया, माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 5 क्यूब माइनस 2 इंटू 5, इसको देख लो एंड हमारे पास फाइनली कितना हो जाता है, नीचे ये 5 हो जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाता है, 10 क्यूब इज नथिंग बट 1000 माइनस 20 माइनस 125 माइनस 10 होल डिवाइड बाय 5। तो जस्ट सॉल्व फॉर इट, लेट्स सी हाउ मच द आंसर कम्स। तो मैं पहले ही 5 से डिवाइड कर देता हूँ सबको, कैसे चाहे जैसे चाहे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 200 और माइनस 4, दिस इज माइनस 25 एंड दिस इज माइनस प्लस 2। इसको खोल देंगे तो दैट टर्न्स आउट टू बी व्हाट 175 माइनस 2 एंड दैट बिकम्स 173 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से हम लोग इसका एवरेज स्पीड हमने निकाल दिया, एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं, सेम डायरेक्शन में है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बात बराबर ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है भाई, सेकेंड हमने बोला है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो भाई एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमने बोला था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें जिस टाइम इंटरवल को दिया है उसी टाइम इंटरवल में कितना चेंज इन वेलोसिटी में देखने को मिला है वो हमें करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, ये हो गया वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स हम लोग करने वाले हैं, माइनस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स करने वाले हैं, राइट। तो वेलोसिटी एट 8 सेकेंड्स क्या होगा उसमें, हाँ यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने का तरीका हमें पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी कर लेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी ओवर करोगे तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। तो इसके लिए हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 का होल स्क्वायर माइनस 2, एक ये हमारे पास हो जाता है, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइड बाय कितना 6। सो इफ यू सॉल्व दिस आपको कितना मिलेगा 64। तो यहाँ आ जाता है 3 इंटू 64 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2 होल डिवाइड बाय 6। तो जस्ट रिमूव दिस, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 3 इंटू 60 डिवाइड बाय 6 एंड दैट बिकम्स 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, अगर हमने कोई गलती नहीं किया, टाइपो नहीं है, तो इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन जो एवरेज है वो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास, अब देखो भाई ये दोनों निकाल लिए तो हमारे पास इनको निकालने में ज्यादा हमें एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी निकालनी है एट t = 5 सेकंड्स। अब वेलोसिटी बोला है तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने सीधा ही बोल रखा है क्या करना है, dx/dt करना है। dx/dt हम कर चुके हैं, कितना है 3t² - 2, ये हमारे पास वेलोसिटी है किसी भी टाइम इंटरवल t पे। कहां पर पूछा है, 5 सेकंड पे पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे सीधा v at t = 5 सेकंड्स कर देंगे, जस्ट पुट 5 हियर, तो हमारे पास कितना होता है 3 × 5 का होल स्क्वायर -2, तो 25 3 75 -2, और ये हो जाता है हमारे पास 73 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमारा ये बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ वाला, तो फोर्थ में हमारे पास है एक्सेलरेशन एट t = 10, तो एक्सेलरेशन भी हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो dv/dt कर दो, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ t ये निकलता है। कितने टाइम पे पूछा है, 10 सेकंड पे पूछा है, 10 सेकंड रख दो, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो 10 सेकंड पे सीधा सीधा मुझे कितना मिल जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। तो बस इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर हमें यही करना है कि हमें कुछ भी दिया जाता है तो फॉर्मूलास के साथ स्टिक करो। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, और इंस्टेंटेनियस के फॉर्मूलास क्या हैं वो पता होने चाहिए। इफ यू जस्ट स्टिक टू द फॉर्मूलास, आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत होने वाली नहीं। तो हमने ये एक्सेलरेशन का देख लिया था पूरा लास्ट लेक्चर में। अब हमें करना क्या है कि हमें थोड़ा सा आगे इसमें, क्योंकि हमें हमेशा यही टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने, हमें थोड़े से अलग लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। तो जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है। चलो ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, जैसे यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक एग्जांपल दिया है मैंने कि मेरा जो x है वो आपका जाता है 4t - t², इस तरह से जा रहा है, राइट। अब आपको बताना है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the particle in first 10 seconds, यानी पहले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ये पार्टिकल ट्रेवल करेगा। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे थे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हमारे पास क्या होता है, दो पोजीशंस के बीच की जो स्ट्रेट्स मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इट्स द मिनिमम ऑफ ऑल। बट डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है कैलकुलेट करने के लिए, हमें इंट्यूटिवली लॉजिकली चीजों को ड्रॉ करके देखना पड़ता है कि भाई कैसा फिगर बन रहा है, और उसके हिसाब से हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। यहाँ पर वही पूछा गया, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है। तो यहाँ पर जो x दिया है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज द कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है कि सिर्फ x में अगर मोशन हो रहा है तो पार्टिकल आपका सिर्फ x में ही चल रहा है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ एक x एक्सिस ही बनाता हूँ इस तरह से, तो पार्टिकल सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है और वो किसी भी एक्सिस में y और z में मूव नहीं कर सकता है। तो t = 0 की कहानी अगर मैं देखूं, तो जैसे मैं बोलूं भाई t = 0 पे क्या हो रहा है, तो t = 0 पे पार्टिकल x = 0 पे ही खड़ा हुआ है, आप 0 पुट करो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है ना, ये जो पार्टिकल है इसका जो मोशन है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अगर ये हमेशा इसी डिस्टेंस में चलता चला जाए तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन में ही पार्टिकल चल रहा है विदाउट टर्निंग अराउंड, तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। जैसे मान लीजिए अगर पार्टिकल यहां से लेके यहां तक गया, ठीक है, तो क्या हो गया, यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी को आप डिस्टेंस बोल दो या इसी को आप डिस्प्लेसमेंट बोल दो। लेकिन दिक्कत क्या होती है जब पार्टिकल मुड़ता है, तो मान लीजिए यहां से गया और बाद में पार्टिकल ऐसे मुड़ गया, ठीक है, उसी लाइन पे हो रहा है, लेकिन दिखाने के लिए मैं ऐसे साइड से दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में ये होगा, राइट। मिनिमम डिस्टेंस दोनों पोजीशन के बीच में कितना है, ये है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा जो उसने कर्व चला है यहां से यहां तक, पूरी टोटल लेंथ है वो डिस्टेंस कहलाएगी। तो इस केस में डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। अगर पार्टिकल टर्न लेके भी वापस आ रहा है तो भी डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट सकता है। कि अगर आप पार्टिकल आपका पहले यहां तक जा रहा था, यहां जाते जाते यहां पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहा, फिर बाद में पीछे आया तो डिस्प्लेसमेंट घटता चला गया। मतलब वो जो लाइन है, जो लेंथ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की, वो पहले बढ़ती रही बाद में घटती चली गई। तो ये हमारे पास होता है। तो वही हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये पार्टिकल मुड़ रहा है क्या, जो कि हम देख सकते हैं कि भाई अगर ये x का हमारे पास है तो ये x 2 बार 0 हो रहा है।
ये सिर्फ t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं होगा, इसको मैं चाहूं तो t इंटू 4 माइनस टी लिख सकता हूं। इसका मतलब t पे तो 0 होगा, 0 इक्वल टू 0 पे होगा, 4 पे भी 0 होगा। इसका मतलब t इक्वल टू 4 पे भी ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका वो 0 ही होगा। इसका मतलब ये पता चलता है कि जो पार्टिकल है वो आपका सीधा जा तो रहा है नो डाउट, लेकिन किसी ना किसी एक पॉइंट पे टर्न ले रहा है और फिर बाद में वापस तरफ आ रहा है और उसके बाद फिर ये चलता चला जाएगा पीछे। तो यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मोशन है, ये कहीं पर मुड़ के वापस आ रहा है। तो अगर इस केस में हमें डिस्टेंस पता करना है तो हमें थोड़ा सा डेलिकेटली देखना पड़ेगा कि अगर इस रीजन में डिस्टेंस पूछते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर मुड़ के वापस आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने बोला है कि भाई t इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो पूछा है। t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे तो वो वापस x इक्वल टू 0 पे ही आ रहा है। इसका मतलब t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे ये बंदा यहां पर कहीं पर होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। और डेफिनेटली इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तो नहीं हो सकता, बिकॉज वो मुड़ के वापस गया है। तो ऐसे केस में हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसको करने का सिंपल एक तरीका है कि पहले आप ये वाला पॉइंट निकाल लो जहां पर पार्टिकल मुड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, 1D मोशन में क्या होता है कि 1D मोशन में अगर पार्टिकल कहीं सीधे लाइन पे जा रहा है तो उसको मुड़ने के लिए एक टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, उसके बाद ही वो पीछे की तरफ आ सकता है। वो ऐसा टर्न नहीं ले सकता। यहाँ पर मैं टर्न दिखा रहा हूं सिर्फ क्योंकि अगर मैं उसी तरफ दिखाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं यहाँ सिर्फ दिखा रहा हूँ टर्न लेके वापस आ रहा है, बट एक्चुअल में वो सीधा लाइन में जाके रुक रहा है और फिर बाद में वापस जा रहा है। इसका मतलब जहां पर भी टर्निंग हो रही है वहां पर वेलोसिटी इसकी 0 हो रही होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो रही होगी। तो अगर हम किसी तरह से ये पता कर लें कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो रही है तो हम काफी हद तक आंसर निकाल सकते हैं। तो आप बताओ भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, राइट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो हमारे पास क्या बनेगा? 4 माइनस 2t बनता है। तो यानी वेलोसिटी इस तरह से हमें दी जाएगी किसी भी टाइम पे। तो ये वेलोसिटी 0 कब होगी पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो t की वैल्यू आ जाती है 2 सेकंड्स, यानी 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी 0 हो रही होगी, यानी ये टाइम जो आपका हो रहा होगा दैट इज 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स पे हमारे पास जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही होगी, राइट। अब अगर मैं चाहूं तो इसका कोऑर्डिनेट भी पता कर सकता हूं। कोऑर्डिनेट कैसे पता करूंगा? उसमें वापस रख दो, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर कितना बना? 8 माइनस 4 इज 4 मीटर, इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल 0 से लेके 4 मीटर तक इस तरफ चला है और 4 मीटर के बाद वो पीछे चलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसा दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो x कोऑर्डिनेट देता है हमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई 10 सेकंड्स पे उन्होंने पूछा है तो 10 सेकंड्स पे कितना कोऑर्डिनेट हो रहा होगा वो हम निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में जो टाइम रखोगे आपको वो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो 4 इंटू 10 माइनस कितना हो जाता है 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है माइनस 60 मीटर्स, ये यानी उसका कोऑर्डिनेट माइनस 60 मीटर का होगा, राइट। तो हमने 3 क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में निकाल लिया। यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां पर था, मुड़ा कितने पॉइंट पे, और रुका कौन से पॉइंट पे। इन तीनों के x कोऑर्डिनेट हमें पता करने जरूरी होते हैं। इफ वी कैन फाइंड दीज 3 पॉइंट्स देन हमारे पास डिस्टेंस निकालना इजी हो जाता है। नाउ लेट्स सी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे पास क्या है कि हमें पता चल गया है कि ये पार्टिकल जो है ये यहां से चला, ऐसे गया, टर्न लिया और वापस यहां जाके इधर कहीं रुक गया। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इसका कितना था? माइनस 60 मीटर का था। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 मीटर का है। और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा? ये हमारा 4 मीटर का। इस तरह से हमें दिया हुआ है 0, 4 एंड माइनस 60। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है? ये 4 मीटर की हो जाती है, राइट। यहां से लेके यहां तक 4 मीटर चला, और यहां से लेके कितना चला भाई? यहां से लेके आपका देखो 60, ध्यान रखना ये 60 कोऑर्डिनेट है, ये आपका x इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से पीछे 60 है, यहां से आगे 4 है, तो यानी 64 मीटर हमारे पास ये हो गया। तो यानी अगर मैं बोलता हूं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है तो आप आराम से निकाल सकते हो कि टोटल डिस्टेंस जो होगा वो आपका सीधा सीधा 64 प्लस 4 यानी 68 मीटर का होगा, ऐसा। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस इतना है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो भाई डिस्प्लेसमेंट सीधा होता है कि आपका फाइनल और इनिशियल पोजीशन को सीधा ज्वाइन कर देंगे। मतलब ये फाइनल पोजीशन है बंदे की और ये इनिशियल पोजीशन है, तो यहां से आपका ये सीधा जो आपका एरो जाएगा ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन।
तो इस तरह से हम लोग सीधा निकाल सकते हैं -60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इनफैक्ट डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। तो हमें पता था कि भाई डिस्टेंस ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके जैसा मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, इसको समझ लो अच्छे से और फिर बाद में हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इसके जैसा और कर लेते हैं, उसको पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम एक बार उसको फिर से करने की कोशिश करते हैं। इसी के जैसा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ताकि हमारा इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छे से डेवलप हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर देता हूं, लेकिन ऑल इन ऑल रहेगा ऐसा ही। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू लेट्स से 4 प्लस 10t माइनस टी स्क्वायर, ये मैंने दिया है। और मैंने बोला है कि आपको डिस्टेंस निकालनी है इन फर्स्ट 15 सेकेंड्स, यानी पहले 15 सेकेंड्स में निकालना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसका कितना होगा। तो एक बार ट्राई करिए इसको एंड देन लेट्स सॉल्व दिस। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। सो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, लेट्स सी। तो इस क्वेश्चन में वैसे ही हमें सॉल्व करना था जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल पार्टिकल इन फर्स्ट 15 सेकेंड्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई पहला 15 सेकंड है, तो हम पहले देख लेते हैं कि वेलोसिटी जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है इस पूरे ड्यूरेशन में। हमेशा याद रखो जहां भी वेलोसिटी जीरो हो रही होगी वहां पर टर्न हो रहा होगा पार्टिकल का। तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं अलग से। तो क्या हो गया, dx अपॉन dt किया, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 2t। अब देख लेते हैं वेलोसिटी जीरो कहां हो रही है। तो वेलोसिटी जीरो कहां होगी, दैट विल बी जीरो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स पे हमारे पास टोटल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो रही होगी। अब देखो 5 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो तो होगी, तो इससे हमें क्लियर हो गया कि भाई इधर हमारे पास वेलोसिटी थोड़ी सी जीरो होने वाली है। सो लेट्स सी, कैन वी सॉल्व दिस। ओके, सो इसमें हमारे पास सॉल्व करने के लिए हम लोग वेलोसिटी अगर 5 सेकंड पे जीरो हो रही है और हमें पता है कि 15 सेकंड तक निकालना है, इसका मतलब पार्टिकल डेफिनेटली टर्न ले रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हम करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर बना देते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक्स एक्सेस हमने यहाँ पर बना दिया है। अब ये x इज इक्वल टू जीरो है यहाँ पर, लेकिन अब क्या है ना कि पार्टिकल आपका इनिशियली x इक्वल टू जीरो पे नहीं होगा, क्योंकि आप देख लीजिए हमें t इक्वल टू जीरो पुट करना है, इनिशियल टाइम होता है t इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं t इक्वल टू जीरो पुट करता हूं तो t इक्वल टू जीरो पे मुझे कहां मिलेगा पार्टिकल, t इक्वल टू जीरो पे x हमारे पास कितना है 4 है, राइट। यानी इनिशियल टाइम पे वो x इक्वल टू 4 पे था। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू 4 मीटर पे पार्टिकल है, इस तरह से। अब होता क्या है कि भाई इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ना क्लियरिटी के लिए। तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे x हमारे पास कितना है 4 मीटर पे होगा, इस तरह से ये हमारे पास पार्टिकल होगा। इधर पे हमारे पास था स्टार्टिंग अभी x इक्वल टू 0 से नहीं हो रही है। हमें पता है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल मुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमारे पास कितना हो जाता है, यहाँ पर वेलोसिटी हमारी हो जाएगी कितनी 0। इसका मतलब ये है पार्टिकल आपका सीधा जाएगा और सीधा जाके फिर बाद में यहाँ पर टर्न ले लेता है हल्का सा, तो पीछे की दिशा में ऐसे चलता चला जाएगा, अगली बार वो टर्न नहीं लेगा। देखो जितनी जितनी बार पार्टिकल टर्न लेगा उतनी उतनी बार हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, जीरो हो रही होगी। अब
वेलोसिटी सिर्फ एक बार ही जीरो हो रही है। अगर मान लो इसके मल्टीपल सोल्यूशन आते हैं, मान लीजिए 5, 6, 7 काफी सारे सोल्यूशन आते हैं, तो एक बार 5 पे टर्न होता, फिर 6 पे टर्न होता, 7 पे टर्न होता, इस तरह से काफी टर्न्स लेता वो। लेकिन क्योंकि आंसर एक ही आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल सिर्फ एक बार ही टर्न ले रहा है, तो पहले वो चलता चला गया उस पॉइंट तक एंड बाद में वो टर्न लेके वापस आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x कितना हो रहा है वो भी हम निकाल लेते हैं। तो भाई x इज इक्वल टू हमें निकालना है कितना होगा, तो x इज इक्वल टू देख लो कितना होता है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो देख लेते हैं x इज इक्वल टू कितना होगा। तो यहां पर आप 5 सेकेंड्स यहां पर लिख दो, तो कितना हो जाता है 4 प्लस 10 इंटू 5 और ये हो जाता है -5 का स्क्वायर। इसको कर लीजिए, तो ये हो जाता है 4 प्लस 50 माइनस 25, सो दैट टर्न्स आउट टू बी 29। तो 29 मीटर जो हमारे पास है x कोऑर्डिनेट इसका होगा। नाउ उसके बाद बोला है कि भाई पार्टिकल इन फर्स्ट 15 सेकेंड्स, x इक्वल टू 15 हमें देखना है कि x t इक्वल टू 15 पे x कितना हो रहा है। तो आप वो भी निकाल लीजिए कि भाई t इक्वल टू 50, 3 पॉइंट्स का हमें निकालना पड़ता है ना। पहला हमारे पास t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, उसके बाद लास्ट वाले टाइम पे पार्टिकल कहाँ है और टर्न कहाँ ले रहा है, ये 3 चीज हमें पता होनी चाहिए। तो t इक्वल टू 15 पे अगर मैं निकालता हूँ तो x कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 15 का स्क्वायर। तो कितना हो जाता है 4 प्लस 150 माइनस 225। सो हाउ मच विल दैट बी, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 154 माइनस 225 हो जाएगा एंड दैट टर्न्स आउट टू बी व्हाट 1 12 5 7 माइनस, तो माइनस 71 हो जाता है। इसका मतलब पार्टिकल जो है इवेंचुअली यहाँ पर कहीं जहां जा रहा है, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स पे x इज इक्वल टू कितना हो रहा है -71 मीटर हो रहा है, इस तरह से। तो ऐसा हमारे पास हो जाता है, इस तरह से हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए। अब आपको एक बार ये 3 पॉइंट्स मिल गए, अब आपको करना क्या है, आप सिर्फ इसके डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर लीजिए। नाउ लेट्स सी व्हाट विल वी डू। देखो भाई डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो अब आपका डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। कैसे करोगे भाई, यहां पर बंदा 4 से लेके 29 तक गया, तो 4 से 29 कितना उसने ट्रेवल किया 25 मीटर को ट्रेवल किया, प्लस यहां से 29 गया ओरिजिन तक वापस लौटा, यहां पर x इक्वल टू 0 है हमारा, तो 29 से x इक्वल टू 0 पे वापस लौटा और 0 से फिर 71 लौटा, तो यहाँ 71 प्लस 29, तो हमारे पास कितना हो जाता है 71 प्लस 29, थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा, तो 25 प्लस 0 1 10 100 हो गया और 125। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो ये अपने आप में कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से स्पेशल होते हैं इन द सेंस दैट इसमें हमें थोड़ा सा पता करना होता है कि भाई पार्टिकल आपका टर्न लेगा कि नहीं लेगा। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन और देता हूँ जिसमें पार्टिकल टर्न ले ही ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया होता कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t और अब आपको बोलते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, और या फिर पहले 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो देख लीजिए यहां पर इसकी वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी, राइट। जैसे मैं आपको वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो dx अपॉन dt कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा आपका 2t प्लस 5। तो आप टाइम को तो हमेशा 0 से बड़ा ही रख सकते हो, आप कोई भी टाइम रखोगे ये वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी। अगर क्योंकि वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब पार्टिकल कभी टर्न नहीं लेता, तो v इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस पार्टिकल नेवर टर्न्स। ठीक है, तो पार्टिकल कभी टर्न नहीं लेता, और क्योंकि पार्टिकल टर्न नहीं लेता इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन में ही चलता चला जाएगा, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाएगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप इसमें x कोऑर्डिनेट अगर बनाओगे तो इस तरह से अगर मैंने x एक्सिस बनाया है तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, x इक्वल टू 0 पे ही था, और बाद में हमारे पास कहाँ पर 10 सेकंड पे बोला है, तो 10 सेकंड पे आप निकाल लीजिए कहाँ पर होगा, तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स पे पार्टिकल विल बी फाउंड एट x इज इक्वल टू, just put 10 here, it will be 10 square plus 5 into 10 and that will be equal to 150 meters। इस तरह से हमारा हो जाएगा, और आप देख सकते हैं क्योंकि वो हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन में ही चलता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो हमेशा वैसे ही होगा। तो अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल की बात करते हैं
तो बेसिकली हमारे पास हो जाता है 150 मीटर्स ही। तो इस केस में हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, और डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में 150 मीटर ही होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ भाई डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल दिया जाए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, वो भी 150 मीटर ही होगा। तो दोनों आपका इस केस में सेम आ रहे हैं, बिकॉज वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, राइट। वेलोसिटी अगर जीरो नहीं होती है, इसका मतलब पार्टिकल टर्न नहीं लेगा। टर्न नहीं लेगा तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है, दोनों पोजीशंस को निकाल के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी जीरो हो रहा है बीच में कहीं, जिस इंटरवल में पूछा गया उस इंटरवल के बीच में कहीं वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तो पहले वो पॉइंट निकाल लो, उस पॉइंट पे टर्न ले रहा होगा पार्टिकल, एंड फिर आप अलग अलग 3 पॉइंट्स के आपको निकालने पड़ेंगे, इनिशियल, फाइनल और वो पॉइंट जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रहा है, और इंडिविजुअली लॉजिकली आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल सेंस में भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें ज्यादा लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमने बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज थे और जो बेसिक मैथमेटिक रिक्वायरमेंट्स थे और बेसिक कंसेप्ट्स थे वो हमने सीख लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो होता क्या है कि देखो, तो होता यह है कि भाई अब हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमारे पास, हमने अभी तक एक्सेलरेशन का किया, हमने ऐसे बात नहीं की भाई एक्सेलरेशन कैसा था, कांस्टेंट था या एक्सेलरेशन नॉन कांस्टेंट था, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे थे। हमें सिर्फ चीज दी हुई थी, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था, और एक्सेलरेशन अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना था तो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते थे। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड होता हुआ दिखता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने बोला कि भाई आपका सिंपल सा एग्जांपल है कि किसी का पोजीशन इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो dx अपॉन dt करेंगे, क्या बनेगा 3t स्क्वायर। वहीं पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं तो dv बाई dt करेंगे, क्या बनेगा 6t। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन समय के साथ वेरी करेगा, टाइम चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, आपके ऊपर है, जो आप चाहें उसका नाम दे सकते हैं। तो इसको हम पढ़ चुके हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन इंटेंशन है वो हमें कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन को अच्छे से पढ़ने का है, राइट। लेकिन उसको करने से पहले मैं कुछ और बेसिक क्वेश्चंस दे देता हूं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि भाई एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया कि एक्सेलरेशन आपका दिया जाता है a इज इक्वल टू t+1, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएशन करने वाले क्वेश्चंस कर लिए कि भाई वेलोसिटी दिया तो डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल देंगे। लेकिन आपको बोला कि भाई इस तरह से हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। आपको t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे वेलोसिटी देनी है इफ v इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स। तो इन्होंने ये कुछ दे के रखा है। अब यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो, अगर हमें x है, हमें पोजीशन दिया हुआ है, x है और v है और a है, इधर से इधर जाना है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। x को डिफरेंशिएट करेंगे v मिलेगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे a मिलेगा। उल्टा अगर हमें जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, यहां से आप इंटीग्रेट करोगे v मिलेगा, इसको यहां से इंटीग्रेट करोगे तो आपको x मिलेगा, ऐसा होता है। तो अगर a से v, v से x यानी ऊपर चढ़ना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे इस केस में अगर हमें करना है तो हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है और इनिशियल कंडीशंस दे दी है, हमें पता करना है कि वेलोसिटी 5 सेकंड पे कितना था। तो उसमें a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt लिख सकते हैं, राइट। और यहां पर हो जाता है t+1। तो अब क्या करोगे भाई, अब तुम्हें dt को उधर ले जाना पड़ेगा, t+1 है और इसको आपको करना है इंटीग्रेट, तो आप कर दीजिए इंटीग्रेट। तो क्या बन जाता है, dv इंटीग्रेशन, ये हो जाता है t dt, ये भी हो जाता है इंटीग्रेशन, प्लस dt, इसका भी हो जाता है इंटीग्रेशन। अब इन्होंने लिमिट दे रखा है कि 1 सेकेंड पे हमें पता है वेलोसिटी कितना है, तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 0 आएगा और हमें 5 के करस्पॉन्डिंग निकालना है कि वेलोसिटी कितना है, तो यहाँ पर v लिख दिया। तो dv का इंटीग्रेशन v होता है तो v माइनस 0 बनेगा, इसका हो जाता है t स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाता है 1 से 5, और ये हो जाता है t, ये हो जाता है 1 से 5, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2, तो ये सिंपल बन जाता है और यहां पर हो जाता है 5 माइनस 1। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर इधर हो जाएगा 25 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये बनता है, प्लस हमारे पास हो जाता है 4, तो अगर हम बात करेंगे तो हो जाता है 12 प्लस 4,
और ये वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है 16। तो 16 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो है वेलोसिटी वो हो जाती है। इस तरह से हम आराम से इंटीग्रेट करके ऊपर की तरफ चढ़ सकते हैं, और ज्यादा हमें कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिस एंटायर चैप्टर इज बेस्ड ऑन बेसिक मैथमेटिक्स ओनली, जो हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा था। x दिया है, डिफरेंशिएट करो v मिलता है, v डिफरेंशिएट करो a मिलता है, उल्टा जाना है, a दिया हुआ है v निकालना है, इंटीग्रेट करो, v दिया हुआ है x निकालना है, इंटीग्रेट करो। इस तरह से हमें ऊपर ऊपर चढ़ते रहना होता है, और उसके बारे में हमें प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ती है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे दिया है तो हमें इस तरह से डील करना ही होता है, बट हमें सिलेबस में इसको अलग से नहीं करना है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से जान ही सकते हैं। सिलेबस में हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन हमारे पास रेक्टिलिनियर है, या फिर इसको मैं मोशन इन 1D भी बोल देता हूं। मोशन इन 1D वो तो हम कर ही रहे हैं, मोशन इन 1D, बट हम 1D में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि हम अब एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेना चाहते हैं। इसका मतलब मैंने ए वेक्टर को क्या लिया है, कांस्टेंट ले लिया है, ना उसका डायरेक्शन बदलने वाला है, ना उसका मैग्नीट्यूड बदलने वाला है। तो अगर हम ऐसा एक्सेलरेशन लेते हैं तो हम उसके हिसाब से किस तरह से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट्स को निकालेंगे। तो अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपको पता है ए को आप dv अपॉन dt लिख सकते हो, और आप ए को v dv बाई ds भी लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें ds डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर आप a को ऐसे लिखते हो और a कांस्टेंट है तो आप सीधा क्या कर सकते हो, a इंटू dt कर सकते हो, और इसको आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे। मान लेते हैं कि इनिशियल टाइम पे इसकी स्पीड u थी, और t टाइम पे अगर इसकी स्पीड v है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू at। तो ये इक्वेशन बन जाती है u प्लस at, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। वहीं पर अगर मैं इसमें करता हूं तो हमारे पास v dv है, और ये हो जाता है a इंटू ds। इंटीग्रेट कर देंगे तो इनिशियल स्पीड u है, यहाँ 0 है, यहाँ अगर s डिस्प्लेसमेंट हो गया तो मान लीजिए v स्पीड हो गया, तो ये बनता है v स्क्वायर बाई 2, u और v हो जाएगा, ये हो जाता है a इंटू s। सॉल्व फॉर इट and you'll get something like this। तो v square is equal to u square plus 2as। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास v square is equal to u square plus 2as, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन हमने कांस्टेंट दी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं। ये तो हमेशा ही लगने वाला है, a इज इक्वल टू dv बाई dt है, a इज इक्वल टू v dv बाई ds है, या फिर b इज इक्वल टू ds बाई dt है, वो तो हमेशा ही लगने वाला है, चाहे फिर a कांस्टेंट हो चाहे कांस्टेंट ना हो। लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमें सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है, और हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वैल्यूज वेरिएबल है, कुछ भी दे सकते हैं। अब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम क्या करते हैं, उन्हीं चीजों का यूज करके कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस निकाल रहे हैं, इनको हम याद रखेंगे और हम सीधा सीधा इनको यूज करेंगे, बार बार हम इंटीग्रेशन करने नहीं बैठेंगे। तो हमारे पास जो ये है इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये बन जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हमारे पास बन जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको सेकंड भी बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इसको थर्ड बोला जाए, लेकिन हम लोग जनरली इसको थर्ड मानते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at हमारे पास है, तो हम v को लिख देते हैं ds अपॉन dt, और ये क्या हो जाता है u प्लस at। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो इसको मैं फिर से इधर ले जाऊंगा और dt से इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ ऐसे। तो हमने बोला भाई जीरो टाइम पे हमने डिस्प्लेसमेंट जीरो रखा होगा, t टाइम पे मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट s हो गया होगा, तो ये बन जाता है s u इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt, 0 से t और 0 से t। तो हमारे पास क्या बन जाता है, सिंपली s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिकली जो है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है, ठीक है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इन्हीं के बेसिस पे हमें आगे पूरा का पूरा रेक्टिलिनियर मोशन करना है, और इन्हीं का एप्लीकेशन करना हमें सीखना है। ये इनका डेरिवेशन है, हालांकि कोई डेरिवेशन पूछता नहीं है, बट अगर उनके बेसिक्स पता हो तो फिजिक्स में जरूरी होता है कि अगर आपको फॉर्मूलास के साथ साथ उनका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि जेई जनरली वहां से पूछने की कोशिश करता है जहां पर डेरिवेशन होता है, क्योंकि आज कुछ सालों तक
ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब उन्होंने वही करना स्टार्ट कर दिया। खैर, तो ये हमने निकाल लिया। तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस 3 मेन होती हैं और उससे हम बाकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी डिराइव कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस कौन से हैं? 3 मस्केटियर्स मान लो, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 मस्केटियर्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस हो गई हमारे पास। इन तीनों इक्वेशंस को हमें हमेशा याद रखना है, और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें इन्हीं तीनों का यूज करना है। बार बार हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ही काम चलाना पड़ेगा। दूसरी बात है, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं, विच इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन की यहां पर जरूरत क्यों पड़ी? देखो, यहां पर जब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां लिखा है तो हमें इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में ये वेक्टर फॉर्म्स हैं, ये एक्चुअल में स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, तो v u a दे आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना होता है इवन दो हम 1D में सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है कि जब भी आप ये इक्वेशन लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो इसको आप x एक्सिस मान लो, इधर y एक्सिस मान लो, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, आपने इस तरह से यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग ओरिजिन पे मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट द ओरिजिन। इस डायरेक्शन में कोई भी अगर आपका वेरिएबल है तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, इस डायरेक्शन में कोई भी वेरिएबल है तो इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हम 1D से डील कर रहे हैं तो या तो x में होगा या y में होगा। और वैसे अगर मान लो इस डायरेक्शन में अगर कोई आपका वेरिएबल है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और इस डायरेक्शन में कोई वेरिएबल है तो उसको नेगेटिव लेंगे। इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन। और जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ऐसे क्लियर नहीं होगा। जैसे मैंने क्या बोला कि मान लो मैंने बोला है कोई कार है यहां पर, ठीक है, इस तरह से एक कार है, किसी रोड पे चल रही है, ठीक है, एक कार है किसी रोड पे जा रही है, और ये जो कार है ना वो इस तरफ कितने से चल रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और वो रिटार्ड कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड से, मतलब उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि इस कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये उन्होंने साइड से दिखा दिया कि इस इंस्टेंट पे, पहले इंस्टेंट पे उसकी स्पीड जो है कार की वो 5 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ है राइट साइड में, और जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट साइड में इस तरफ। तो अब बोला है कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? हम इसमें इक्वेशन लगाएंगे उसकी, और डिस्प्लेसमेंट कितने पे टाइम पे बोला है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स पे आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताइए। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। 3 ही इक्वेशन है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, तुरंत पता चल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पूछा तो डिस्प्लेसमेंट इसमें या इसमें होता है, तो फाइनल स्पीड आपको पता नहीं है तो आप इसी में आना पड़ेगा आपको। तो हमें यूज तो ये इक्वेशन करनी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करना हमें यही यूज है। लेकिन हम एज इट इज कुछ भी डाल नहीं सकते, हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये जो कार है जिसके ऊपर हम लगा रहे हैं वो बन जाती है ओरिजिन। अब ये ओरिजिन बन गई है तो इसमें वेलोसिटी है राइट साइड में, इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा राइट साइड में। तो वेलोसिटी जब आप लोगे u इनिशियल वेलोसिटी वो +5 मीटर पर सेकेंड ली जाएगी, और एक्सेलरेशन लिया जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको माइनस के साथ रखा जाएगा और उस वाले को प्लस के साथ रखा जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसको उठा के आप यहां पर रख दीजिए, s इज इक्वल टू कितना हो जाता है 5। टाइम के बारे में चिंता नहीं करनी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी ही है, उसके बारे में ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इंटू 5 स्क्वायर हो गया। तो कितना हो जाता है 25 माइनस 25/2, आंसर फाइनली आता है 25/2 मीटर्स। और ये प्लस में आंसर आ रहा है, प्लस में आने का मतलब है कि ये अपने ओरिजिन से राइट साइड मूव हुई है, इसका मतलब कार फाइनली आपकी इधर आ चुकी है ऐसे। तो यानी यहां से +25 मीटर राइटवर्ड्स वो मूव कर गई है। तो राइटवर्ड्स वो 25/2, तो राइटवर्ड्स वो 25/2 मीटर से शिफ्ट हो चुकी है, राइट। अगर वहीं पर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाता, माइनस में आ जाता, इसका मतलब वो वहां पर ना होके वो अपने पोजीशन से लेफ्ट साइड में जा चुकी है। तो इस तरह से हमें साइन कन्वेंशन के साथ सारी चीजें रखनी पड़ती हैं। इफ यू डू नॉट यूज साइन कन्वेंशन, दैट मोस्ट ऑफ द आंसर्स और आई थिंक ऑल द आंसर्स विल ऑलवेज बी रॉन्ग। तो इसीलिए हमें याद रखना, इन इक्वेशंस को साइन कन्वेंशन के साथ ही हमें अच्छे से यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करना है। बेटर इंटीग्रेशन कर लो, बेटर है, राइट।
तो इस तरह से हम इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हाई फाई चीज नहीं है। आपने काइनेमेटिक्स के बारे में लगभग 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, आई थिंक 9th या 10th में, 9th में पढ़ा होगा, और इसमें आपने ये वाली इक्वेशंस पढ़ी ही होंगी कि क्या है। साइन कन्वेंशन भी पढ़ा ही होगा। यहाँ पर एक तरह से मैं आपको रिकैप दे रहा था, बस और कुछ नहीं है। तो इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे यूज करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बात समझ लो यहाँ पर, हालांकि साइन कन्वेंशन हमेशा ऐसे ही लगाया जाता है कि साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जनरली ये आइडियल रहता है कि भाई ऑब्जेक्ट आपका बीच में रखा हुआ है और ये चीज हम पॉजिटिव लेते हैं और इधर हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये आइडियल है, मतलब ऐसा ले लेते हैं। बट इसको फॉलो करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड, ठीक है, वी टेक डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी as positive direction, ठीक है, and its opposite direction is negative, and its opposite direction is negative, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, साइन कन्वेंशन ओरिजिनली तो ऐसा ही है भाई, ऑब्जेक्ट रखा है तो आप राइट साइड को पॉजिटिव मानो और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान लो। बट हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। मान लीजिए अगर वेलोसिटी आपकी इस तरफ है तो हमने इसी को पॉजिटिव माना और ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। पीछे की तरफ होती तो हम पीछे को पॉजिटिव मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। आंसर दोनों ही केस में आ जाएगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये ज्यादा ईजी रहता है, इसमें हमें इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, तो ज्यादा बेटर रहता है ये। तो इसमें कोई वो वैसा नहीं है। और लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा ओरिजिन पे ही माना जाएगा, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अज्यूम्ड एट ओरिजिन इनिशियली। बट ऑब्जेक्ट मतलब जितना भी आप कैलकुलेशन करते हो वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से करते हो, ठीक है। तो बेसिकली वही होता है, व्हाइल अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट इज assumed at center of coordinate system, ठीक है। तो ये है भाई, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ओरिजिन पे ही होगा, लेकिन हम लोग जो डायरेक्शंस लेते हैं वो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के बेसिस पे ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही तो फिर आप जो चाहे वो करो, राइट। तो हम नॉर्मल इसी पे स्टिक करेंगे इस हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा है कि भाई साइन कन्वेंशन जो है, वैसे तो हम ऐसे ही लेते हैं जैसे भाई इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। बट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई वेलोसिटी जो इनिशियल है उसी की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव मान लें। जैसे मैं एक क्वेश्चन से थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, देखिए यहां पर क्या बोला मैंने कि भाई यहां पर हमने एक कार ले ली, लेकिन इस बार ये कार पीछे की तरफ जा रही है, आगे नहीं जा रही है। दिस इज गोइंग बैकवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड, राइट। और वो रिटार्ड कर रही है, मतलब इस तरफ इसका एक्सेलरेशन यानी ब्रेक सप्लाई कर रहा है, तो ब्रेक सप्लाई करने से क्या होगा, रिटार्डेशन पीछे की तरफ हो रहा है, यानी स्पीड घट रही है। और आपको इस केस में पूछ लिया कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालो कितने टाइम पे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे निकालने को बोल दिया। तो क्या करोगे भाई, ओरिजिन पे यही आ गया है, इसको तो ओरिजिन पे माना ही जाएगा। क्या यूज करोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कर लो। तो अब क्या होगा, s हमारे पास सही है, u हमारे पास कितना हो जाता है। अब देखो अगर हम उसके हिसाब से जाते हैं जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, तो उसके हिसाब से ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन मैं अपने हिसाब से जाता हूं, देखो ये हमारे पास है, इसमें अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं तो 10 पॉजिटिव में लिया जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन नेगेटिव बन जाता है -1 -2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो 40 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 40 माइनस 16 इज 24 मीटर्स हो जाता है। और ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि भाई हमने इसके हिसाब से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया था, राइट, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया था। तो इसके हिसाब से इस डायरेक्शन में आपका 24 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव माना उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आप नॉर्मल जो हमने स्टार्टिंग में बताया था उसके साथ स्टिक करते तो उसके हिसाब से
क्या होता कि भाई अगर मैं बोलता हूं कि इनिशियल कन्वेंशन के हिसाब से क्या होता, आप वेलोसिटी को नेगेटिव लेते, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, -10 इंटू 4 प्लस हाफ, इसको लेते 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो इससे आ जाता है आपका -24 मीटर्स। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -24 मीटर आ जाएगा। -24 मीटर भी सही है क्योंकि आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो इसके हिसाब से वो इधर आ रही है कार। ठीक है, तो जो प्लस माइनस है वो सिर्फ ये बताते हैं कि आपने अगर किसी दिशा में प्लस माना है और आपका आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब उसी दिशा में मोशन हो रहा है। आपने प्लस माना किसी दिशा में और माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब उसके अपोजिट दिशा में मोशन हो रहा है। तो आप किसी को भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो जो आपको सही लगे। मेरा मानना ये है कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को डायरेक्शन को साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव डायरेक्शन मान लोगे तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज वो साइन कन्वेंशन भी सही ही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो मैं यही बता रहा था, हम लोग वेलोसिटी वाले डायरेक्शन को साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं कि अब हम थोड़े मोड़े क्वेश्चंस करके इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। साइन कन्वेंशन हम जान चुके हैं, बेसिक्स हमने जान लिया है, और हम थोड़े से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम समझते हैं क्या होगा। देखिए यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि एक कार है, इधर जा रही है इस तरह से, इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन करवा दिया मैंने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो आपको बताना है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट टिल द कार स्टॉप्स, या फिर आप बताइए फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। आपको बताना है कि कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर मैं बताना चाहता हूं भाई कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होने वाला है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है जब कार आपकी इवेंचुअली रुक जाती है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इसको कहते हैं, क्योंकि जब हम कार चला रहे होते हैं तो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स धीरे धीरे कार रुकती है, जब वो रुक जाती है तो जो डिस्टेंस कवर करती है उस पूरे डिस्टेंस में, उसको हम कहते हैं, उस पूरे ड्यूरेशन में, उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इवेंचुअली होना क्या है, जब वो रुक जाएगी तो कार का जो स्पीड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। फाइनल स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर इतना डिस्प्लेसमेंट उसने किया होगा, यही हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सेम स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो क्या होता है, यहां पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप ट्रायल हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, तीन ही इक्वेशंस हैं, टाइम यहां पर दिया नहीं है, तो भाई पहली वाली दोनों इक्वेशन वैसे हट जाती हैं, बिकॉज वहां पर टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, या तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा या टाइम दिया होगा, इसमें दोनों ही नहीं है, तो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगती है। फाइनल स्पीड आपकी 0 हो रही है, u आपको 10 ले लो, 10 का स्क्वायर प्लस 2, इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -1 इंटू s की वैल्यू सीधा कितना आ जाता है 100/2 एंड दैट इज इक्वल टू 50 मीटर्स। तो बेसिकली इतना इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया, यानी इतने डिस्टेंस में वो रुक जाएगी, राइट। इस तरह से हमें ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। ये हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर प्रॉपर क्वेश्चंस लेके आएंगे, SC वर्मा और SL अरोरा, या फिर कुछ अगर इरोडो वाले क्वेश्चंस भी अच्छे मिलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, फिर बाद में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पे जाएंगे। चलो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ उसको समझाने के लिए, एंड देन हम इस लेक्चर को रैप अप करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट एक मैं क्वेश्चन और करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला है कि एक सिंपल सा कार वाले क्वेश्चन दे देते हैं कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह का है, ये हमारे पास जो कार है एक, ये कार इधर है ऐसे, ये चल रही है कितने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और एक पीछे कार खड़ी हुई है जिसकी स्पीड आगे की तरफ कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड है, और ये हमारे पास एक्सेलरेट कर रही है कितने से
ये आपकी कर रही है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है, अभी 3 से कर देते हैं, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस दी है वो मैंने दी है 50 मीटर की, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड टाइम व्हेन ए ओवरटेक्स बी, ये बोला है। तो आपको ए कार मैंने ये बोला है और आपकी बी कार ये है, ठीक है। ए कार पीछे है और बी कार ये। देखो हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है ना वो तो सिंपल है, एज वेल एज वो फेयरली अंडरस्टूड है, उसमें ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग हमें लगाना है बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें अलग से लॉजिक भी लगाना होता है कि इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, इस कंडीशन में ये पर्टिकुलर सिचुएशन आ रही होगी। इक्वेशन से तो हम सीधा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट जैसे यहाँ पर एक स्पेशल सिचुएशन दे दी है कि भाई वो लोग ओवरटेक जब करेंगे तो ओवरटेकिंग के टाइम पे कितना टाइम लगने वाला है। तो मैं इसको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ट्राई करिए एक बार और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड आई विल बी बैक, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू बी बैक विद द नेक्स्ट lecture as soon as possible. Thank you everyone.